Shall we start? Am I audible? This is our seventh novel, Things Fall Apart. The name of the novel is Things Fall Apart, and the writer is Chinua Achebe. It's B. Chinua Achebe. He is basically a Nigerian novelist, poet, and critic. He is born on 16th of November 1930 in Nigeria at a city called Ogidi, and he died on 21st of March 2013. Notable works of his life is first Things Fall Apart, first notable work है इनका. Second is No Longer at Ease, ये भी एक नॉवल है. Then Arrow of God भी एक नॉवल है, and A Man of the People. ये 4 इनके नोटेबल वर्क्स है जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुए थे. आफ्टर दैट ये जो राइटर है, he has received a Booker Prize Award for his career. मतलब जो भी इनके करियर में वर्क्स कर रहे थे उस सब के लिए, जो कि ये 2007 में रिसीव हुआ था. ऑल्सो जो ये राइटर के बारे में स्पेशल क्वालिटी है, दैट इज ही इज द होल्डर ऑफ 30 ऑनररी डिग्रीज फ्रॉम यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड. तो डिफरेंट डिफरेंट फेमस यूनिवर्सिटीज से 30 डिग्री से ये राइटर के पास. सो लेट्स मूव ऑन to the introduction of our novel. This novel has 25 chapters in it, and this novel is published in the year 1958. नॉवेल का नेम ऑलरेडी आप लोग को मालूम है, थिंग्स फॉल अपार्ट है. ये थिंग्स फॉल अपार्ट जो नॉवेल का टाइटल है, ये टाइटल ये राइटर W.B. ईस्ट की एक पोएम जिसका नाम द सेकेंड कमिंग था, उससे बोरो करे थे. द सेकेंड कमिंग एक पोएम है. This is a poem of W.B. Yeats. उससे ये पोएम का टाइटल जो है थिंग्स फॉल अपार्ट. ये पोएम में ऐसी एक लाइन थी, थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि बहुत ही लोगों के हार्ट को टच हुई थी. उसमें एक डीपर मीनिंग था. तो चिनुआ अचीबे को बहुत अच्छा लगा वर्ड, सो उन्होंने अपनी नॉवेल का नाम ही थिंग्स फॉल अपार्ट रख लिया. सो बेसिकली जैसा कि हम लास्ट नॉवेल में देखे थे, एक बॉय का पर्टिकुलर डे, हाउ ही हैज स्पेंड द डे, उस चीज के बारे में थी वो सारी नॉवेल. टुडेज नॉवेल डील विथ द लाइफ ऑफ अ पर्सन whose name is Okonkwo. He is a leader. So वो एक डे के बारे में था, and today's novel is about a life of Okonkwo. So Okonkwo was a young man and he becomes one of the greatest wrestler in the village. So इन लोग का विलेज है, एक ग्रुप है, विलेज भी नहीं, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक क्लैन है. क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो सेपरेट रहते हैं, लोग के खुद के रूल्स रेगुलेशंस, अपना लॉ. तो ये नॉवेल की जो सेटिंग है वो बहुत ही अर्ली टाइम्स की है, जब सिविलाइजेशन नहीं हुआ था, ब्रिटिशर्स का इंडिया में आना नहीं हुआ था. इंडिया में क्या, कोई भी कंट्रीज में जैसा कि वो लोग जाके कॉलोनाइज कर लेते थे, वैसा सीन नहीं हुआ था, उससे पहले की है ये बात. सो इन लोग का क्लैन के खुद के रूल्स रहते थे, खुद के रेगुलेशंस, खुद के फेस्टिवल्स रहते थे. तो ओकोनको वो एक यंग मैन थे, and he was the greatest wrestler, or he values strength, aggression, and traits.
और इन्हों बहुत ही मस्कुलाइन थे और मस्कुलैरिटी पे बिलीव करते थे। लाइक इन्हों सोचते थे कि अगर कोई बॉय है तो उन्हों बहुत स्ट्रांग रहना, मस्कुलर रहना, ज्यादा इमोशनल नहीं रहना, ऐसा इनका खुद का बिलीफ था। सो इनके एक फादर थे हु ऑलरेडी डाइड, लेकिन इनके फादर बहुत ही फेमिनाइन थे, मतलब बहुत दुबले पतले से इन लुक्स, और बहुत ही वीक थे, कुछ भी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले सकते थे, किसी को मार नहीं सकते थे, छोड़ देते थे, मतलब काइंड हार्टेड टाइप थे। तो उनका फियर था कि उनके फादर जो उनके फादर जिसका नाम था उनो का, उनके जैसे कोई भी नहीं बनना। तो इनके फादर बहुत ही वीक थे, उनके जैसे कोई भी नहीं बनना उनका। तो ओकोंको जो है बहुत ही स्ट्रांग थे, जिसकी वजह से उनको वेल्थ भी मिलते गई और उनका स्टेटस भी बहुत ग्रो होते गया उन लोग का जो पर्टिकुलर ट्राइब था उसमें। और एक टाइम आया कि उन वहाँ के ग्रेटेस्ट मैन बन गए, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग, और उनके 3 वाइफ और चिल्ड्रंस थे और काफी सारे लैंड्स थे उनके। और उनकी फैमिली को भी बहुत ही हैवी हैंडेडली ट्रीट करते थे, बिकॉज ही बिलीव के जो एक मैन है उसके पास ओनली इमोशन जो है वो एंगर ही रहना चाहिए। लव एंड केयर ये सब एक मैन के इमोशंस नहीं है, ऐसा ओकोंको का बिलीफ था। So he was very happy in his life, but he was particularly worried about his eldest son, जिसका नाम है नवोय। जो ओकोंको का एल्डेस्ट सन है, ओकोंको सिर्फ इसी के बारे में वरीड थे, बिकॉज उन्हों थोड़ा सा लेजी था, और ओकोंको को थोड़ा ये फियर था कि जो इनके फादर थे उनो का, जो कि ऑलरेडी ही डाइड, उनके जैसा कहीं उनका ये सन नहीं निकलना बोलकर ओकोंको को डर रहता। सो एक दिन क्या होता है, ये जो इन लोग का क्लैन रहता, उन लोग की एक आर्ग्यूमेंट हो जाती नेबरिंग विलेज से। तो उन लोग डिमांड करते कि एक 15 इयर्स के वर्जिन बॉय का सैक्रिफाइस। तो इन लोग क्या करते हैं, अम, जो 2 विलेजेस रहते हैं, इन लोग के विलेज की एक लड़की को दूसरे विलेज वाले मार देते। तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग के विलेज के 15 इयर्स के बॉय को लेके आ जाते इन रिटर्न। अब उसको मार देना रहता, बट एज वो बॉय वॉज ऑफ ओनली 15 इयर्स, उसको 3 इयर्स के बाद मारेंगे लोग प्लान करते हैं। सो एकिमी फुना वो बॉय का नाम रहता, who was of 15 years of age। तो अब उसको 3 इयर्स तक किसके पास रखेंगे बोलकर लोग सोचते रहते। तो और कौन को वो बोलते कि ठीक है, आई टेक केयर ऑफ द बॉय फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। सो 3 इयर्स तक एकिमी फुना जो है कौन को वो की फैमिली के साथ रहते हैं, और इतना अटैच हो जाते हैं उनकी फैमिली के साथ के, और कौन को वो को फादर बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। और ओकोंको को भी कहीं ना कहीं ये बॉय से थोड़ा बहुत अटैचमेंट हो जाता। और ओकोंको का जो एल्डेस्ट सन है नवोए और एकिमी फुना, इन दोनों की बहुत अच्छी सी फ्रेंडशिप हो जाती है, उन दोनों के बीच में लाइक ब्रदरहुड टाइप बॉन्ड बन जाता, और उन दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और एकिमी फुना जो है नवोय को हमेशा अच्छे स्टोरीज सुनाते हैं और बोलते कि फोल्क टेल्स टाइप कि तुम अपने फादर जैसे स्ट्रॉन्ग बनो, मस्कुलर बनो। सो ये चीज सुन के ओकोंको को भी कहीं ना कहीं हैप्पी फील होता कि उनके बॉय, उनका जो एल्डेस्ट सन है उसको जो है एकिमिफुना पॉजिटिविटी सिखा रहे हैं। लेकिन इसी के चलते ये होता कि 3 इयर्स केम टू द एंड। अब 3 इयर्स खत्म पे हो जाते हैं, तो इन्हीं के विलेज के एक एल्डेस्ट मैन रहते हैं एजीडू। इन्हू आकर ओकोंको को बोलते कि अभी 3 इयर्स हो गए, अभी जो है एकिमी फुना को मारना है हमको, जैसा कि हम डिसाइड करे थे। सो उनको थोड़ा विलेज से दूर भेज दो, हम लोग मार देते हैं, और तुम थोड़ा सा दूर ही रहना, बिकॉज तुम वो लड़का आज तुम्हारा फादर बुलाता ना, और तुम्हारे पास भी कुछ फीलिंग्स है वो लड़के के लिए, सो यू शुड स्टे अवे बोलकर बोलते। लेकिन ये चीज सुन के ओकोंको को बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा उनका मैन ईगो हर्ट हो जाता, उनका मेल ईगो हर्ट हो जाता,
और उन्होंने बोलते कि नहीं, मेरे को कुछ भी फीलिंग्स नहीं है, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन था पहले भी, अभी भी मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, सो आई विल किल हिम विथ माई हैंड्स। ये बोल के ओकॉन को वो क्या करते हैं, अपने जो मतलब नॉट हिज ओन सन, लेकिन एकिमे फुना जो उनके पास थे 3 इयर्स से, उनको विलेज से दूर लेके जाके मर्डर कर देते। जो सुन के उनका सन नवोय बहुत ही सैड हो जाता है और अपने फादर से थोड़ा सा अपसेट रहता है। ये जो इवेंट होता, इसी के थोड़े दिन के बाद जो विलेज के ओल्डेस्ट मैन थे एजिडू, उनकी डेथ हो जाती और उनके फनरल में ओकॉन को उसे गलती से गन गन चल जाती, जिससे एजिडू का 16 इयर्स का सन की डेथ हो जाती। और ये चीज बाय मिस्टेक होती, एक्सीडेंटली ये क्राइम होता, तो जिसकी वजह से ओकॉन को वो और उनकी फैमिली को ज्यादा बड़ी तो नहीं लेकिन छोटी सी पनिशमेंट मिलती। उन लोग की पनिशमेंट ये रहती कि 7 इयर्स तक उन लोग इन लोग के क्लैन को, इन लोग के विलेज को, जो भी इन लोग का ट्राइब है, उसमें वापस नहीं आना, दूर जाकर रहना। तो यही पनिशमेंट कंप्लीट करने ओकॉन को वो जो है एक्साइल कर देते हैं उनके जो ओन मदरलैंड है, जिसका नाम है मबांटा। मबांटा में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। ये मबांटा जो है ओकॉन को वो का मदरलैंड था, और वहां पर उनके मदर के किंग्समैन उनको अच्छे से ट्रीट करते और सब कुछ अच्छे से चलते रहता, और इनकी फैमिली भी वहां पर बहुत हार्ड वर्क करती, सो दैट वो लोग वहां पर लैंड में कुछ एग्रीकल्चर कर सकना। लेकिन ओकॉन को वो जो है हमेशा से वहां पर उनका दिल सेटिस्फाई नहीं रहता, उन्हें चाहते कि उनका जो राइटफुल प्लेस है वहीं पर उन्हें वापस जल्दी से जल्दी चले जाना। उनकी जो सिटी है जहां से वो लोग आए वो है यूमोफिया। यहाँ से लोग आए थे। लेट मी राइट इट, यूमोफिया, ये प्लेस से लोग आए थे। और कहीं ना कहीं अकॉन को के माइंड में वही प्लेस रहती, 7 इयर्स तक उन्हें प्लान करते रहते कि वापस जाना है, वापस जाना है। लेकिन ये लोग नोटिस करते कि वहां पर नेबरिंग क्लान्स में व्हाइट मैन मतलब ब्रिटिशर्स आना शुरू हो जाते, और ब्रिटिशर्स अपने सक्सेसफुल स्टोरी सुनाते, अपने पावर के बारे में, अपने डिस्ट्रक्शन के बारे में, ये सब चीजें सुनाते और बोलते कि उन लोग बहुत पावरफुल है और उन लोग के रिलीजन बहुत अच्छा है, दूसरे सारे रिलीजन वेस्ट है। लाइक उसमें जैसे कि हम सेम लास्ट हमारे नॉवेल में भी पढ़े थे, ब्रिटिशर्स ये बोले थे कि उन लोग के पास कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं रहता। यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स बोलते कि उन लोग की लाइफ स्टाइल बेटर है, उन लोग के पास कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, लीडर कोई एंड रूलर कोई नहीं रहता, सब इक्वल रहते हैं। तो हमारे पास कन्वर्ट हो जाओ, तुम लोग क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना चाहते बेसिकली लोग। सो यही चलते रहता और इसी के चलते लोग का पनिशमेंट खत्म हो जाता और लोग अपने विलेज आ जाते। विलेज आए बाद लोग देखते कि लोग के विलेज में काफी सारे चेंजेस आ गए, और इन लोग के विलेज में एक मिस्टर ब्राउन, एक मिशनरी मैन है। इन्हों यहाँ पर एज ए हेड ऑफ ब्रिटिशर वर्क कर रहे हैं, और इन लोग बहुत ही पेशेंस है इनके पास, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग अप्रोच है। इन लोगों के लिए स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, काफी सारे चेंजेस कर दिए। लेकिन थोड़ा सा इनका हेल्थ इशू हो गया, जिसकी वजह से दूसरे पर्सन को लोग भेज दिए, जिसका नाम है रिवरेंड स्मिथ। एंड अब रेवरेंड स्मिथ जो है, इनका बिहेवियर मिस्टर ब्राउन जैसा नहीं है, उन्हें थोड़े से रूड है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग है एंड डिस्करेजिंग है। और जो क्लान के मेंबर्स जो ऑलरेडी क्रिश्चियन हो गए उनके साथ उन्हें उतना अच्छा बिहेव नहीं करते। तो ये सब देख के ओकॉन को गुस्सा आता कि लोग क्यों चेंज हो गए। और ओकॉन को का सन है नोवोय, ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड। नीचे के नेम्स नहीं दिख रहे, ओके, लेट मी राइट हियर। एजीडियो जो है ओल्ड मैन थे, उसके बाद मिस्टर ब्राउन जो कि फर्स्ट इन लोग के पास आए थे, एक मिशनरी मैन। लेकिन मिस्टर ब्राउन का हेल्थ इश्यू की वजह से मिस्टर ब्राउन चले गए, उसके बाद आए थे
रेवरेंड स्मिथ, और रेवरेंड स्मिथ का बिहेवियर अच्छा नहीं था। अभी क्लियर है? ये था ना एजिडियो और रेवरेंड स्मिथ, शायद आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो रेवरेंड स्मिथ का बिहेवियर उतना अच्छा नहीं रहा। अब यही सब चलता रहता। जो ओकोंको का जो एल्डेस्ट सन है नवोय, उसको क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छी दिखती एंड ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू क्रिश्चियन। उन्होंने क्रिश्चियन बन जाते हैं। अब यही सब चीजों का ओकोंको को बहुत ज्यादा गुस्सा आते रहता और उन्होंने और थोड़े लोग मिलके चर्च बंद कर देते। अब चर्च जब बंद हो जाता, सो ओकोंको वो गॉट अरेस्टेड। ओकोंको वो और थोड़े लोगों को पनिशमेंट मिलता। So, wait a minute. ओके, सो ओकोंको को पनिशमेंट मिलता बिकॉज पहले इन लोग के पास ऐसा नहीं चलता था। ये लोग जो चाह रहे हैं वो कर सकते थे, लेकिन अभी ब्रिटिशर्स आने की वजह से कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ पनिशमेंट एंड ये अरेस्ट करना, मतलब सिविलाइज होने लगा था इन लोग का। जो विलेज था, इन लोग का जो प्लान था वो। सो ओकोंको को बहुत ज्यादा इंसल्टिव फील होता और उन लोग को थोड़ा सा, जब लोग सेल में रहते तो थोड़ा सा ब्रिटिशर्स क्या करते, इन लोग को हार्म करते, मतलब मारते, इन लोग को थोड़ा सा बीट करते। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लोग रिलीज होते रहते तो क्लान के मेंबर्स जो है डिसाइड कर लेते कि अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वार करेंगे, ऐसा सब। लेकिन ब्रिटिशर्स का वो रूल नहीं रहता, वो लोग कोर्ट सिस्टम फॉलो करते। एवरीथिंग दैट हैपन वो स्टेप वाइज होती और उन लोग का ही रूल चलता। तो ये सुन के ओकोंको को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता। ये सुन के ओकोंको को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता और उन्होंने एक व्हाइट लीडर को मार देते, मतलब ही किल्ड अ व्हाइट लीडर। लेकिन जब उन्होंने व्हाइट लीडर को किल करते हैं तो कोई भी इनके क्लान से इनको सपोर्ट नहीं करते, इन अकेले ही ये काम कर देते। जो जब इनको कोई भी इनके क्लान से सपोर्ट नहीं करते तो ओकोंको को बहुत बुरा फील होता कि उनके खुद के लोग उनको सपोर्ट नहीं करे उनके एक्शंस में। ये देख के उनको बहुत हर्ट फील होता एंड ही हैंग्स हिमसेल्फ, मतलब उन्होंने सुसाइड कमिट कर लेते इस वजह से, बिकॉज उनके क्लान के लोग अभी चेंज हो गए। सो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की एंट्री होती है नेक्स्ट। सो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आते और ओकोंको को देखने के लिए आते नेक्स्ट डे। लेकिन इनके जो विलेज के, इनके ट्राइब के जो पीपल रहते कोई भी ओकोंको को टच नहीं करते, बिकॉज उन लोग का एक रूल रहता। ऐसा बिलीव करते उन लोग कि जो भी सुसाइड करे उन लोग को टच नहीं करना, उन लोग की बॉडी को टच नहीं करना, ऐसा उन लोग का बिलीव रहता। बिकॉज दे बिलीव के अबोमिनेशन, खुद को मार देना बहुत ही बुरी बात है। दैट्स वाई ये लोग कोई भी उसको टच नहीं करते। सो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को ये चीज बहुत ही, जो कस्टम रहता है इन लोग का, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखता। सो उन्होंने एक बुक लिखते रहते नाइजीरिया के ऊपर। सो उन्होंने सोचते कि क्यों हमेशा बुक में पॉजिटिव चीजें लिखना, कुछ नेगेटिव चीजें भी लिखना जो कि ट्राइब वाले फॉलो करते थे। तो उन्होंने ये चीज अपनी बुक में लिखते हैं। उनकी बुक का नाम है द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजीरिया। एंड दिस इज द एंड ऑफ द नॉवल। सो ये नॉवेल में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को आई एम श्योर ये टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे भी पूछता कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो थे उन्होंने कौन सी बुक लिख रहे थे।
बिकॉज नॉवेल की एंडिंग ही ये यहीं पर हो रही ना, दिस इज द मेन पार्ट। ऑल्सो इन लोग के नेम्स और कितने इयर्स का पनिशमेंट मिला था, वो बॉय की एज क्या थी जब वो लोग वापस आए थे, मतलब बॉय को लेकर आए थे, 15 इयर्स एज थी। इस टाइप के क्वेश्चंस इंशाल्लाह मैं पोस्ट कर देती हूँ, क्वेश्चंस डोंट वरी एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को समझ आई होंगी।